स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम्स, सीजेपी और फिर बहुत बड़ा आंदोलन। इनका मूल मुद्दा नीट कभी था ही नहीं। इनका मूल मुद्दा था देश में अव्यवस्था, अराजकता पैदा करना। स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसके लिए सबको एक साथ पीट देना या सबके साथ ऐसी बर्बरता कर देना सही है? पेट्रोल पंप को क्यों जला रहे थे? पुलिस की गाड़ियों को क्यों तोड़ रहे थे? महिला रैपिड एक्शन फोर्स अधिकारी का हाथ तोड़ दिया तुम लोगों ने। बदमाश, चोर उचक्के, कॉकरोच टुकड़े गैंग, आतंकवादी हैं ये लोग, अर्बन नक्सल हैं ये लोग, और ठीक पीटा गया इनको और पीटना चाहिए। सोनम वांगचुक भी आए इसमें, जिन्होंने अनशन किया भूख हड़ताल की 21 दिन। ये लोग सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते थे ताकि उनकी लाश पे चढ़ के राजनीति करें। इतना आंदोलन हो गया, इतना नुकसान हो गया, बच्चे पिट रहे हैं, वो क्यों नहीं आके लाइव बोल रहे हैं? ये एक और कंसर्न है जनता का। जो टुकड़े गैंग है, इनके दबाव में आके वो कोई कुछ क्यों बोलेंगे? उनको जो कार्य करना होगा वो करेंगे। तो ये टोटल पाकिस्तान फंडेड लोग हैं। इनका एजुकेशन नीट से कोई लेना देना नहीं। क्या इस फंडिंग पे कोई जांच नहीं बैठनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? फंडिंग कहाँ से आई है उसकी भी जांच हो रही है। जैसे 2 अभी आतंकवादी परमानेंट बंद है ना, उमर खालिद और शर्जील इमाम, वैसे ही अभी कुछ लोग और अंदर जाने वाले हैं। एक बच्चा नीट की तैयारी में अपना 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा देता है। पेरेंट्स परेशान होते हैं, पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी उसमें शामिल होती है, बच्चे की मेहनत शामिल होती है, और फिर एक दिन पेपर लीक हो जाता है और ये सब कुछ दांव पर लग जाता है। बच्चे की मानसिक स्थिति, परिवार की मानसिक स्थिति, हर चीज़ दांव पर लग जाती है। बच्चे का 1 साल बर्बाद होता है, वो फिर से तैयारियां करने लग जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच आ जाती है कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक हो चुका होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद ये सारी चीज़ें और ज़्यादा वृहद रूप लेती हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हो जाती हैं, और सब चीज़ों में बच्चों का हित कहीं दरकिनार हो जाता है। क्या ये सारे मोमेंट बच्चों की फ़ायदे के लिए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हैं, या सब लोग अपना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट इस पे कुछ करने वाली है? क्या कुछ होने वाला है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ टीवी के जाने माने पैनलिस्ट फैज़ खान सर हमारे साथ हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे समसामयिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, हर तरीके के मुद्दों पर बात करते हैं, मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं, और लोगों को उनकी बातें कई हद तक पसंद आती हैं। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब सर फैज़ खान से। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने दोबारा मुझे यहाँ पर बुलाने के योग्य समझा। जी, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। आपकी कही हुई बातें हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक और समसामयिक मुद्दे पर बुलाया जाए। और मुद्दा आपको पता है, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है, सत्यमेव जयते। लोगों को पसंद इसलिए आती है मेरी बात, सच बोलता हूँ। जिनको अभी पसंद नहीं आ रही है, थोड़े समय बाद पसंद आएगी, क्योंकि सच आज नहीं कल तो असर करेगा ना। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं है मगर ताकते परवाज रखती है। जो दिल से बात निकलेगी वो असर करेगी। उसके पंख नहीं होते हैं जी, लेकिन उड़ने की ताकत रखती है। क्या बात, क्या बात। तो सीधे मुद्दे पर चलते हैं सर। स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम्स, सीजेपी और फिर बहुत बड़ा आंदोलन। शुरुआत हुई थी नीट एग्जाम पेपर लीक से, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था कि कोई पेपर लीक हुआ है। लगातार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। स्टेट वाइज आप देख लीजिए, बिहार में कितने सारे एग्जाम्स लीक हुए। बट नीट एक ऐसा अहम एग्जामिनेशन है जो अगर लीक होता है तो ये बहुत बड़ी एनटीए की नाकामयाबी मानी जाएगी। सबसे पहले तो यही शुरुआत करेंगे कि ऐसे कैसे लीक हो जाते हैं पेपर्स, इतनी सारी सावधानियों के बावजूद भी। पेपर लीक को होना गलत है, और इतनी सावधानी के बाद हो रहा है, यानी बड़े स्तर पर कुछ लोग मिले हुए हैं तभी हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। यानी मैं जो बात कहना चाहता हूँ, इसको
राजनीतिक दल का चश्मा पहनकर यदि आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में हुआ, आप इस नज़रिए से देखेंगे इसका समाधान नहीं होगा। कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कैट, AIEEE, एम्स PG, CBSE, PET, ये सब पहले भी पेपर लीक हुए हैं, अभी नीट का भी हुआ और भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि अभी लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 आ गया है, जिसमें 5 से 10 साल की सजा होती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना होता है। जी बिल्कुल। तो हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए पहली बार एक कानून लाया गया, इसका स्वागत होना चाहिए। हमें पता है घोटाले भारत देश में हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। नीट जैसा एग्जाम, हालांकि जिसके बारे में बड़ा कॉमेडी में मुन्ना भाई MBBS फिल्म में दिखाया भी गया जी। था, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, नकलबाजों को मुन्ना भाई कहा जाता है, लेकिन ये मुन्ना भाई पैदा कहाँ से होते हैं, उस फैक्ट्री को तो खोजना पड़ेगा ना। लेकिन कुल मिला के बात सर यहाँ पे हम इसको रफा दफा नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को कह के कि आज हो रहा है, पहले भी हुआ है तो आज ही क्यों मुद्दे उठ रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का गुस्सा इसलिए फूट रहा है, उन्हें शायद इस गवर्नमेंट से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि चीज़ें और शायद अच्छी हों, बेहतर हों, लेकिन वही ढाक के तीन पात वाली बातें हैं कि एग्ज़ाम हर साल हम यही सुनते हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, फिर री एग्जामिनेशन होता है। स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद हो जाता है सर इन सारी चीज़ों में। रफा दफा नहीं कर सकते, रफा दफा नहीं कर सकते, इसीलिए ये अधिनियम लाया गया है कि विद्यार्थियों का भविष्य है, छात्र छात्राओं की मेहनत है, उनके माता पिता का पैसा है, उनकी मानसिक अवस्था है, वो सारी बिगड़ जाती है। तो बिल्कुल आप सही करिए, इसे बिल्कुल भी रफा दफा नहीं किया जा सकता। ये कानून आया है, इसके तहत दोषियों पर कार्रवाई हो, कठोरतम कार्रवाई हो, मैक्सिमम जुर्माना उन पर लगाया जाए और मैक्सिमम सजा दी जाए, और निवर्तनात्मक सिद्धांत के तहत की जाए, पब्लिकली करके उनका फेस, ताकि जुर्माना तो लगे ही, वो दुनिया के सामने जलील भी हो। क्योंकि मेडिकल फील्ड में जहां आप डॉक्टर बना रहे हैं, वहां अगर आप इस तरह के घोटाले कर देंगे, आप कहाँ इलाज करवाने जाएंगे। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर तो आपको भगवान का रूप आप मानते हैं, तो यहाँ इस तरह के घोटाले निंदनीय है और बिल्कुल इसको रफा दफा नहीं करना चाहिए, कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन। आपको क्या लगता है कि मतलब एक बार ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हर बार बनते हैं सर, हर चीज़ों पे बनते हैं रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ती हैं। मेरी इस पे बहुत क्या लंबी इसके चर्चा बाद हुई। हो सकता है कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, मेरी इस पर लंबी चर्चा हुई, अपने बड़ों से भी छोटों से भी लगातार चर्चा हुई। आप कुछ भी नियम कायदे कानून बना लीजिए, संचालित किसको करना है? एक मनुष्य को करना है। मनुष्य जब तक सुधरेगा नहीं, उसकी मानसिक दशा सुधरेगी नहीं, वो घोटाला, वो लूप होल निकालेगा। पहले पॉकेट मार क्या करते थे? ट्रेन में किसी की पॉकेट से पैसे निकाल लेते थे, पर्स निकाल लेते थे। अब ऐसे वाले पॉकेट मार खत्म हो गए हैं, अब ऑनलाइन पॉकेट मार हो गए, कुछ फोन करके कुछ करके आपके वॉलेट से, मतलब ऑनलाइन वॉलेट से पैसे, तो तरीका बदला ना। लोग कह रहे थे यार अब तो लोग जेब में पैसे नहीं रखते, पॉकेट मार क्या करेंगे? अरे तो भाई तुम एडवांस हो गए तो पॉकेट मार भी एडवांस होगा। अभी भी पॉकेट मार रहा है कि नहीं मार रहा है? क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत पॉकेट मारने की प्रवृत्ति मौजूद है। वो प्रवृत्ति खत्म होगी जब पॉकेट मारी खत्म होगी। ये नियम बना दिया, वो कानून बना दिया, फिर भी ये होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कानून बनाओगे वो उसका तोड़ खोजेगा। तो सुधार मनुष्य में करना बड़ा जरूरी है। उसके लिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, प्राइमरी एजुकेशन को बिल्कुल सुधार दो, बच्चे को एथिकल बना दो, और करंट में ठीक करने के लिए कड़े कानून बनाकर कड़ी सजाएं उसे दो। कुछ तो लोग ईमानदार होंगे जो कड़ी सजाएं दे सकते हैं। बचपने से यदि उसका माइंडसेट बना दिया जाएगा ये अनएथिकल है, अनैतिक है, गलत है, पाप है, अपराध है, और हम ऐसा पाप अपराध करते हैं तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, और उस पाप के भागीदार हम, हमारा परिवार होगा। जब ये नैतिकता बच्चे के मन में शुरू से डाल दी जाएगी, एक अच्छे मानव का निर्माण हम करेंगे, तो आगे गलतियां नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार प्राइमरी एजुकेशन सुधारने पे बल देता हूँ और ये कहता हूँ, एक वाइस चांसलर से ज्यादा सैलरी प्राइमरी स्कूल के टीचर को मिलनी चाहिए। लेकिन हम अफसोस देखिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर की सबसे कम सैलरी होती है, मिडिल की उससे ज्यादा, हाई की उससे ज्यादा, और कॉलेज की सबसे ज्यादा, और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और चांसलर की सबसे ज्यादा। सब काम करते हैं,
मैं इस बात को स्वीकारता हूँ, लेकिन जो बेस बनाता है ना, जो जड़ बनाता है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। ये मेरा निवेदन। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, प्राइमरी टीचर्स की अगर आप बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि प्राइमरी टीचर्स पढ़ाते कम हैं, कभी जनसंख्या की गिनती में जा रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, कभी बच्चों को अब नई नई चीज़ें आ रही हैं। आजकल एक न्यूज़ आई थी कि स्टूल के एग्जामिनेशन भी वही करेंगे, जाके स्टूल इकट्ठे करेंगे सबके। क्या ये सब काम है टीचर्स के? जब हम टीचर्स की बात, मुद्दे से भटक रहे हैं हम, लेकिन फिर भी जब ये बात आई है तो मैं ये बात पूछूंगी, टीचर्स के काम क्या ये हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स इसलिए हैं। टीचर्स का काम बच्चों को हर तरह की शिक्षा देना होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, टीचर किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे हमको बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, टीचर किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, यदि बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व है और उस एक्टिविटी से वो बच्चे को शिक्षा दे पा रहा है, तो इस कदम का स्वागत होनी चाहिए। जनगणना में टीचर यदि लगा हुआ है, उसमें तो बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या सीखेगा? उस शिक्षक का मूल काम शिक्षा देना है ना। अब और कोई उसको काम में लगा दिए, मतदाता सूची में उसको लगा दिए, उसमें तो बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पे टीचर का कोई काम नहीं है। उसके लिए आपको वेल ट्रेंड लोगों को लाना चाहिए, उनको प्रॉपर सैलरी देनी चाहिए और उनसे जनगणना, मतदाता सूची, पोलियो ड्रॉप, जो दूसरे काम होते हैं उन लोगों को लगाना है। हाँ, टीचर से आप गाइडलाइन ले सकते हो, स्कूलों का प्रयोग कर सकते हो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वहां बच्चे भी इन्वॉल्व रहे ताकि वो सब चीज़ों भी सीखे। लेकिन बच्चों से जब स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है, बच्चों से गड्ढा खुदवाया जाता है, बच्चों से दूसरे परिश्रम के कार्य करवाए जाते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि बच्चा किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। उसको गड्ढा खोद के पेड़ लगाना भी आना चाहिए, उसको अपनी क्लास में झाड़ू पोछा लगाना भी आना चाहिए, उसको ब्लैक बोर्ड साफ करना भी। यदि ऐसी एक्टिविटी के लिए टीचर को कह लो, देखो वो स्कूल में बच्चों से गड्ढा खुदवाया जा रहा है, भाई तू कभी एनसीसी में नहीं रहा, एनएसएस में नहीं रहा, स्काउट में नहीं रहा, बच्चा मल्टी डायमेंशनल कैसे होगा? तूने कभी स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, सिंगिंग के होते हैं, इसको एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं। तो जो लोग इसमें कभी किए नहीं है, वो लोग टीचर को दोष देते, अरे ये गड्ढा खुदवा रहा है, ये पेड़ लगवा रहे हैं, सफाई कर। दिस इज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। जिसे हम जिस स्कूल में पढ़े ना, उसका नाम था शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रोफेसर जय नारायण पांडे, शासकीय बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय मीन्स मल्टीपर्पज। तब हम मल्टीपर्पज तैयार हुए, हमसे कुछ भी काम करा लो, सब कर लेते। तो प्राइमरी स्कूल के टीचर को या किसी भी टीचर को उसी काम में लगाना चाहिए जिससे उसका स्टूडेंट पॉजिटिवली प्रभावित हो, अन्यथा काम में नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा मत है। अगेन हम फिर इस बात पे एजुकेशन सिस्टम पे आते हैं। ये सारी चीज़ें निर्धारित कौन करता है कि उनको मतगणना करनी है, जनगणना करनी है, या स्टूल इकट्ठा करना है, एक नया जो चीज़ आई है, ये सारी चीज़ें, वोट लिस्ट बनाना है, ड्यूटीज़ उसमें निभानी है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? अगर एजुकेशन सिस्टम सही से काम कर रहा होता तो ये सारी चीज़ें उनको करने के लिए कहीं ही नहीं जाती। एजुकेशन सिस्टम, अगेन अगर हम आज की दशा में बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की, अगर एजुकेशन सिस्टम इस पे कड़ी सख्ताई रखता, क्योंकि हर बार होता है कि कोई ना कोई एग्जामिनेशन आपका पेपर लीक हो ही जाता है और उससे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार होता है कि ठीक है, अपॉलॉजीज आ जाती हैं कि नहीं आगे से नहीं होगा, लेकिन हर बार वो सारी चीजें हो जाती हैं। मैं दोनों चीजों के जवाब आपसे चाहूंगी और फिर हम वापस नहीं, मैंने इसका जवाब दिया है। ये प्रक्रियाएं, मनुष्य जब तक सुधरेगा नहीं तब तक ये घोटाले होते रहेंगे। मनुष्य को ही सुधारना पड़ेगा और उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन इज मस्ट, उसको सुधारना। क्योंकि मैं आपको कितनी अच्छी व्यवस्था दे दूं, साफ सुथरा स्टूडियो दे दूं, घर दे दूं, यदि हमारी प्रवृत्ति है कि हम खा के पान खा के वहीं थूकेंगे तो आदमी वहां थूकता रहेगा। उसके नेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये नेचर चेंज करने के लिए बहुत सारी जगह कोर्स चल भी रहे, लेकिन जब तक मुख्य सिस्टम में ये नहीं आएगा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या शिक्षा मंत्री से, भारत के जो कर्णधार हैं जिनके पास आज पावर है, वो उसको सुधार सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मनुष्य को सुधारने पे काम कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन आप सुधारिए। उसके बाद देखिए, लगेगा 30 साल 40 साल का टाइम लगेगा, पर अभी तुरंत कैसे कर ले? अभी योगी जी की पॉलिसी अपनाओ, योगी जी जैसे ईमानदार व्यक्ति खोजो, आप उसमें डर बनाओ कि बेटा अगर मैं किया तो मेरा घर तोड़ दिया जाएगा, मेरी सैलरी रोक दी जाएगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी, मैं बेघर हो जाऊंगा। तो वो दंड का भय बना कर रखो, लेकिन दंड का भय लंबे समय तक नहीं चलता है जब तक व्यक्ति के अंदर से सेल्फ आवाज नहीं उठती है कि मैं गलत कर रहा हूं।
सेल्फ आवाज को ठीक करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को सुधारो, बाकी अभी दंड का भय बना के रखो। सेम यही चीज़ मेरा भी यहाँ पे इनपुट रहेगा कि हम सिर्फ ये कह के कि इंसान सुधर जाए, मनुष्य सुधर जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर हम घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक मुखिया का डर नहीं होता या एक रिस्पेक्ट या जो भी दैट्स आप व्हाई कह मैंने दोनों चीजें कि कही, वो चीज़ नहीं है, तब तक सुधार नहीं होता। तो इसलिए एक मैंने दोनों चीजें रेगुलेशन कही। बहुत जरूरी है, हाँ। लेकिन वो रेगुलेशन की कमी है सर की पेपर लीक्स हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रेगुलेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तभी ऐसी चीजें हो रही हैं। आई जस्ट वाई अग्री विद रेगुलेशन इट। क्यों नहीं हो पा रहा है? इंसान बैठा हुआ है यहाँ पर, डिफेक्टिव इंसान बैठा हुआ है, उस इंसान को तो बनाना पड़ेगा ना। पहले इंसान को बनाना पड़ेगा, फिर इंसान सिस्टम बनाएगा, फिर सिस्टम सही तरीके से चलेगा। अब इस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमति जताते हुए कहूंगी कि अच्छा है कि अब हमारा सीबीटी होने जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे इस चीज़ के। उम्मीद है कि फिर उसमें कोई घपलेबाजी ना हो, क्योंकि घपलेबाजी तो देखिए हर जगह हो जाती है। ये लेकिन एक यही अच्छा सेंटेंस है इनिशिएटिव ना, घपलेबाजी हर जगह हो जी। जाती है, डिफेक्ट है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। उस डिफेक्ट को सुधार दे, मनुष्य का डिफेक्ट। बिल्कुल। अरे वो जहां स्पेस मिलेगा 4 पैसा बना ही लेगा गलत तरीके से, जहां स्पेस मिलेगा चोरी कर ही लेगा, पॉकेट मार ही लेगा, जहां स्पेस मिलेगा वो थूक देगा, जहां स्पेस मिलेगा पत्थर मारेगा ट्रेन पे। तो बदमाशी तो अंदर भरी हुई है ना। तो ये सारी चीजें कैसे सुधरेंगी? बता दिया, बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा। आपसे जापानीज लोग सुधरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको शुरू से ही बचपन से ही हो गया बात, यही तो मैं इतनी एक्टिविटीज देर सिखाई समझा रहा जाती हूँ। हैं। अब चाइनीज भी सुधरे हैं। हम्म। वो कैसे सुधरे? क्योंकि उनको बचपन से ही उनके मुंह में गोली रख के सिखाया गया है, बंदूक रख के। दोनों उदाहरण है हमारे पास। जापान भी सुधरा है अपने एथिक्स के कारण, उनको किसी ने बंदूक नहीं तानी। चाइना भी सुधरा है क्योंकि उनको बंदूक तान कर सुधारा गया है। लेकिन तो हम दोनों का सम्मिश्रण चाह रहे हैं, तो हो जाएगी बात सही। और मुझे लगता है कि जो आज की जनता है, जिनको कॉकरोचेस कह दिया गया है, वो लोग ऐसा नहीं है कि हम सबको एक साथ एक ही उसमें बांध देंगे और ये कह देंगे कि सब लोग कॉकरोचेस हैं, जो भी बेरोजगार घूम रहे हैं या जो भी। बेरोजगारी क्यों है? सबसे पहला मुद्दा ये आ जाता है कि क्यों इतनी जॉब एम्प्लॉयमेंट्स आ नहीं रही हैं। हर एक इंसान अपना वेंचर स्टार्ट नहीं कर सकता, हर एक इंसान स्टार्टअप नहीं स्टार्ट कर सकता। तो कहीं ना कहीं तो जॉब एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए तरीके होने चाहिए ना कि आप एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाइए, चीज़ें सिखाइए। और साथ में ये जो घपले हो रहे हैं कि बच्चा 1 साल पूरी मेहनत कर रहा है और उसके बाद में भी होता ये है कि पेपर लीक हो गया, वो बच्चा फिर 1 साल तैयारी करेगा। ये चीज़ की मैं बहुत अप्रिसिएशन करूंगी कि 1 महीने के अंदर त्वरित कार्रवाई हुई है और तुरंत री एग्जामिनेशन भी हुआ, बच्चों के पैसे भी वापस हुए और सारी चीज़ें हुई। ऑल्दो उसमें भी बहुत सारे बच्चों की जान गई मीनवाइल, क्योंकि जितनी एक वो बच्ची थी अनन्या या आर्या सिंह करके, जिसका पहले टेस्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आए थे 540 अराउंड, उसके बाद सेकंड में उसका आ गया 140 समथिंग एंड शी जस्ट डिड व्हाट शुड नॉट हैपन। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलके एक अलग मुद्दा क्रिएट करती हैं। छात्रों को इसके अगेंस्ट आना, मैं बिल्कुल उसके लिए अग्री हूँ कि छात्रों को आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए मनवाने के लिए। लेकिन एक और पार्टी इसके साथ और आंदोलन इसके साथ जुड़ गया, उस आंदोलन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब ये सारी चीज़ें हो गई, सीबीटी भी हो गया, एग्जाम भी हो गया, बच्चे काउंसलिंग के लिए आ गए, तो फिर ये आंदोलन चल क्यों रहा है? देखिए, इसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपने एक साथ कर दिए। उसमें हमको ये समझना चाहिए, पहली बात तो शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने जो कहा, मैं कक्षा 12वीं तक पढ़ा, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। 12वीं के सर्टिफिकेट के अलावा मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मतलब कोई स्किल मुझे इस स्कूल में नहीं सिखाई गई। यदि एक स्किल भी कोई सिखा देते, अब उस स्किल को मैं पंचर बनाने की स्किल ही भले क्यों ना कहूँ, उस स्किल को मैं पकौड़ा बनाने की स्किल क्यों ना कहूँ, उस स्किल को मैं इलेक्ट्रिशियन की स्किल क्यों ना कहूँ, यदि एक स्किल कोई ना कोई, जिससे रोजगार मूलक शिक्षा गांधी जी कहते हैं जो लागू होनी चाहिए, कि आप स्कूल से जब निकलो भाई तो इतना करके निकलो कि अब आप अपना पेट पाल सको। लेकिन अभी भी शिक्षा उस लेवल पे नहीं है। तो पहली बात तो हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है, आत्महत्या को हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। स्वाति जी, आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थिति आई है, मेरे जीवन में भी आई है। आपने सुसाइड तो नहीं किया ना? आई एम 40+, मैंने तो सुसाइड नहीं किया ना। बहुत भयंकर परिस्थिति आई है। बच्चों के आत्मविश्वास को जगाना होगा।
नंबर कम ज्यादा होते रहेंगे, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमको जिंदा रहना है। जिंदा रहना इंपॉर्टेंट बात है, परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए। है ना। अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, उसका फल निश्चित मिलेगा। दूसरी बात ये। तीसरी बात आपने जो कही कॉकरोच की, उसका हमारे इस डिस्कशन से कोई लेना देना ही नहीं है। हम बहुत पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन करें। शिक्षा व्यवस्था में जो त्रुटि है, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, पहले भी पेपर लीक होते रहे, हम सब इसके खिलाफ खड़े हैं, आप भी और हम भी। हर प्रबुद्ध नागरिक इसके खिलाफ खड़ा है। पर कॉकरोच वाला जो आंदोलन है, उसका इस एजुकेशन सिस्टम से, नीट पेपर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनिशियल मुद्दा तो उन्होंने यही लेके वो लोग आए ना, कि हम एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। और आज अगर हम वहां पे देखते हैं तो क्या स्थितियां हैं? ना। रावण भेष बदल कर आया था साधु का वेश धारण करके। उसका मूल मुद्दा भिक्षा लेना था, धर्म का प्रचार करना था, कि सीता का हरण करना था। ठीक यही बात इन लोगों के साथ है। इनका मूल मुद्दा नीट कभी था ही नहीं। इनका मूल मुद्दा था देश में अव्यवस्था, अराजकता पैदा करना, नेपाल बांग्लादेश का मॉडल ला लेना। हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बेहद पीटा। पाकिस्तान यहाँ फंड दे रहा है लोगों को कि भारत में अस्थिरता हो, नेपाल की तरह संसद भवन जला दिया जाए, बांग्लादेश की तरह जो शेख हसीना के अंतः वस्त्रों को पब्लिकली लहरा रहे थे बेशर्म लोग, उसकी नुमाइश कर रहे थे, वो स्थिति भारत की महिलाओं के साथ या सांसदों के साथ कर दी जाए। और पाकिस्तान विश्वव्यापी तरीके से बताए कि देखो, भारत में मोदी जी या वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर पा रहे, इंडिया इज ए फेल्यूर स्टेट। तो ये कॉकरोच लोग उनका टूल है पाकिस्तान का। इनका एजुकेशन नीट से कोई लेना देना नहीं। रावण का भिक्षा से, धर्म प्रचार से कोई लेना देना नहीं था। उद्देश्य था सीता का हरण करना। तो ये टोटल पाकिस्तान फंडेड लोग हैं। अफजल गुरु की विचारधारा, अफजल गुरु ने क्या किया था? संसद पे हमला किया था, असफल रहा, फांसी पर चढ़ा। कहते हैं जी ऐतिहासिक काम हो गया 20 जुलाई को। बिल्कुल हिस्टोरिकल काम हुआ। अब हमारे जनरल स्टडीज में बच्चों को एक तारीख और पढ़नी पड़ेगी, 20 जुलाई को क्या हुआ था। अफजल गुरु द्वितीय ने संसद पर असफल हमला किया था। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कश्मीर हैज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अरुंधति राय कही, उमर खालिद का। और ये सारे लोग कहाँ दिखे? उमर खालिद की विचारधारा के लोग वहां दिखे, और अरुंधति राय तो डायरेक्ट दिखी मंच पे। तो राम जी को वहां पर गाली दी गई, राम का पति और नीता, ऐसी तुलनाएं की गई वहां पे। प्रेमानंद जी महाराज को खुली गालियां दी गई वहां पे, उस मंच पे। तो इसका अर्थ यह है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे हीन दिखाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, और भारत में अराजकता लाई जाए, इसके लोग कोशिश कर रहे थे। और अफजल वाली जो विचारधारा, एक कट्टरपंथी जिन्ना की जो विचारधारा है, जिसने पाकिस्तान बना दिया, उसके गीत गाए। फैज अहमद फैज का एक गीत है जी, सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुत उठवाए जाएंगे? यानी कि सारी मूर्तियां तोड़ी जाएंगी। आप गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दोगे कह रहे हो, भगवान महावीर की, भगवान श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, गणेश जी की, आप सारी मूर्तियां क्यों तोड़ोगे भाई? समझने वाली बात यह है कि बुद्ध एक शब्द है, और बुद्ध की दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं गौतम बुद्ध की। तो एक कंसेप्ट चला कि कौन सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ेगा, बुद्ध की। तो बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाले के अपभ्रंश शब्द हुआ बुद्ध से बुत, वह है बुद्ध शब्द, बुत। तो बुत शिकन शब्द आया। बुत शिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला। किसकी मूर्ति तोड़ने वाला? बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाला। तो वो बुत शिकन अपने आप को, भाई तूने आज कितनी बुद्ध? मैंने 10 मूर्तियां तोड़ी बुद्ध की। उससे बुत शिकन शब्द आया। तो ये वही विचारधारा फैज अहमद फैज की थी कि सब बुत उठवाए जाएंगे और बस नाम रहेगा अल्लाह का, यानी केवल हमारी विचारधारा रहेगी। या तो धर्म परिवर्तन करो पाकिस्तान में, या तो मरो। जो औरंगजेब और ये सब लोग वो देते थे ऑप्शन, या तो धर्म परिवर्तन करो, या तो जजिया कर दो, या मरो। तो वो विचारधारा के गीत भाई कॉकरोच के मंच पे गाए जा रहे हैं। वो रावण, चंद्रशेखर रावण जो है, वो बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे धरना दे रहा है। अबे तू धरना ही उन लोगों के लिए दे रहा है जो कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सब बूथ उठवाए जाएंगे, सब बूथ तोड़े जाएंगे। अरे भाई
बस नाम रहेगा अल्लाह का। अरे मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह का नाम रहेगा, लेकिन राम का भी नाम रहेगा, कृष्ण का भी नाम रहेगा, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु हर गोविंद, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, 10 गुरुओं का भी नाम रहेगा, गुरु ग्रंथ साहब का भी नाम रहेगा, 24 तीर्थंकरों का भी नाम, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक का नाम रहेगा, बुद्ध का नाम रहेगा, आदि शंकराचार्य जी का नाम रहेगा, राधा स्वामी का भी नाम रहेगा, निरंकारी का भी नाम रहेगा, आर्य समाज का भी नाम रहेगा, रामकृष्ण मिशन का भी नाम रहेगा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का भी नाम रहेगा, आर्ट ऑफ लिविंग का भी नाम रहेगा, सदगुरु का भी। अरे हमारे यहाँ तो कितने मत पंथ परंपराएं, सबका नाम रहेगा यार, खाली अल्लाह का नाम रहेगा। ये कौन सी विचारधारा है? और उस मंच पर आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो और उसको आप नीट से जोड़। अरे इसका नीट से कोई लेना देना नहीं है। भारत को तोड़ने वाली शक्तियां, जिसको हम टुकड़े गैंग कहते हैं, जो कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी के नारे लगाए, जो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है नारे लगाए, जो कश्मीर को और नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट कर अलग कर देंगे, ये तो उस विचारधारा के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन भारत के कुछ मासूम युवा इनकी चाल में फंस गए, वो बेचारे लाठी खाए, उनका दर्द हमें है। लेकिन आपको नहीं फंसना था उनके ट्रैक में, क्योंकि वो यार संसद को आग लगाने जा रहे थे। आप चाहते हैं हमारे देश की संसद को आग लगा दी जाए, संसद भवन को खत्म कर दिया जाए, वो करने जा रहे थे। पाकिस्तानी फंडेड लोग हैं ये सब। अभी मोदी जी कानून ला रहे हैं कि विदेशों से जो ये सारे एनजीओ को धन आते हैं, इस पे कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर। बात शुरू हुई बच्चों के एजुकेशन की, किसी ने कॉकरोच कहा और एक मीम पेज बन गया। फिर कॉकरोच आपने लाया, अभी तो कॉकरोच है ही नहीं, कॉकरोच नीट एग्जाम में है ही नहीं। वही सेम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, कि किसी ने ऐसे कहा, किसी ने मीम पेज बना दिया बच्चों ने, और वो मीम पेज मात्र 7 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर 10 मिलियन और 10 दिनों के अंदर 15 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए उसके। क्या आपको लगता है कि ये इतना नेचुरल है कि किसी भी मीम पेज का एकदम से इतना ग्रो कर जाना? मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत सटायरिकल छात्रों की बातें उठा रहे थे और मीम्स, अच्छे अच्छे मीम्स बना रहे थे जिसमें स्टूडेंट्स के हित की बात हो रही थी, लेकिन फिर भी 10 दिन 15 दिन के अंदर 15 मिलियन हो जाना, क्या ये सब नेचुरल है? बिल्कुल नेचुरल नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है, ये सब कृत्रिम है, फर्जी है। आप बहुत सारे पैसे देकर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलोअर बढ़ाते हैं, सारी टेक्निक है, आप डालिए, किसी विशेषज्ञ को लेकर आइए, भैया मेरे को 10,000 फॉलोअर करने हैं, वो 2-4 दिन में आपको करके दे देगा, आपसे पैसे ले लेगा, हो गया। तो भाई पाकिस्तानी उसमें भी काफ़ी सारे हैं, बांग्लादेशी भी काफ़ी सारे हैं उसमें फॉलोअर्स। भारत को अस्थिर कैसे करना है, ये इसके लिए सारा कार्य था, इसलिए इन लोगों ने किया, ये पेज बनाया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसका दूसरा पक्ष भी है। आप पता है सबसे ज्यादा अंधे कहाँ है, सबसे ज्यादा लंगड़े कहाँ है, सबसे ज्यादा ये कहाँ है, खोजोगे तो भारत आएगा। क्यों आएगा पता है? ये हमारे देश की असफलता नहीं है। अब आप ये देखोगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ है, संख्या के हिसाब से कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल कहाँ है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक कहाँ है, सबसे ज्यादा एमबीबीएस कहाँ है, सबसे ज्यादा इंजीनियर कहाँ है, सबसे ज्यादा डॉक्टर कहाँ है, ये भी डालोगे तो कौन सा देश आएगा पता है? भारत आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा पता है? यार हमारी जनसंख्या ही इतनी है, अब तो नंबर 1 हो गए हैं सर। हमारी जनसंख्या इतनी है कि यदि आधे % लोगों को भी पैर में प्रॉब्लम हो गई तो सबसे ज्यादा लंगड़े डालोगे तो भारत में ही आएगा। बिल्कुल। और हमारी जनसंख्या इतनी है कि 1% लोग भी डॉक्टर बन गए तो सबसे ज्यादा डॉक्टर डालोगे तो भारत ही आएगा। तो उसमें से 20-22 मिलियन लोग, मतलब 2 करोड़ लोग उसमें यदि दिखाई दे रहे हैं तो उसमें कुछ भारत के भी हैं। जब आप सड़क की खुदाई चलती है, जेसीबी का काम होता रहता है, 100 लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो जेसीबी के काम का इंपॉर्टेंस थोड़ी है भाई, सड़क की खुदाई जो हो रही है। अरे वो खलियर है, फोकट में खड़े हुए हैं, अरे जाओ अपना काम धंधा करो यार। तो खलियर लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे करके कुछ पाकिस्तान से फंड लेके, कुछ पैसा देके, कुछ पाकिस्तानी, बांग्लादेश, कनाडा के लोगों को जोड़ के, और कुछ अपने भारत के भी कुछ जो 2-4-5 बेवकूफ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, पेज ग्रो कर गया। पर उसका नेशनलिज्म, नीट और इससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये मुद्दा वहीं से उठा और आंदोलन वहीं से उठा कि नीट के एग्जाम सेम भारत टाइम को पे अस्थिर करने ये चीजें हुआ। कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। यार मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, क्या करोगे? अब मोदी जी के सूट बूट, कपड़े, चश्मे और मेलोडी और ये के अलावा इनको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। झालमुड़ी के
भाई मुद्दा तो मिलता, कुछ भ्रष्टाचार मिलता है इनको मोदी जी में, मिल ही नहीं रहा है, तो कुछ फर्जी मुद्दे तो गढ़ने पड़ेंगे ना। नीट लीक हुआ और उसके दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। नीट का पेपर जिस दिन लीक हुआ उसी दिन मुद्दा उठ गया था, और हम और आप तब से विरोध कर रहे हैं जी लेकिन हम संसद भवन जलाने गए क्या? नहीं। यदि इस पॉडकास्ट के शुरुआत के 15 मिनट देखे तो हमने नीट लीक का विरोध किया, लेकिन हमने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे लगाए क्या? तो हमको बहुत बारीक लकीर है समझना चाहिए। कॉकरोच देश विरोधी लोग हैं, वहां से चालू हुआ जिसके ट्रैप में हमारे कुछ लोग फंस गए, और नीट सुधार का मुद्दा, परीक्षा सुधार का मुद्दा बिल्कुल डिफरेंट है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए कॉकरोचेस के मान लेते हैं, सोनम वांगचुक भी आए इसमें, जिन्होंने अनशन किया भूख हड़ताल की 21 दिन। उसके बाद उनको लोग कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती डाल दिया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो इतने बीमार नहीं थे, तब भी गवर्नमेंट ने और पुलिस ने उठा के उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जो सारी चीज़ें खुद पे झेला हूँ, मैं उसी के हिसाब से बोलता हूँ। मैंने जो सारी बात की ना, उसे एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ। जैसे 12th तक मैंने आपको बताया मैंने किया, मेरे पास कोई टेक्निकल एंड नहीं था। भाई 23 दिन का अनशन मैंने किया है दिल्ली के जंतर मंतर पे 2013 में, गोरक्षा के मुद्दे को लेकर। सिर्फ सादे पानी पे था। बिल्कुल वो 20वें दिन में थे, 23 दिन में मेरी भी हालत बिगड़ गई थी। उस समय इलाज की आवश्यकता होती है, इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति मर जाता। तो ये अभिजीत दीपके वगैरह की बात सुन के नहीं बोल रहा हूँ, जो एक दिन भी भूखे रहे, दूसरे दिन वड़ा पाव खा 48 लिया, आवर्स में जी, है उन्होंने ना? तो अपना अनशन तोड़ लिया था। भाई मैंने 23 दिन प्रॉपर अनशन किया, सादे पानी पे, ना नमक ना नींबू, कुछ भी नहीं। 10 दिन के बाद आपकी क्या हालत होने लगती है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके शरीर में जो भोजन होता है ना, वो सब आपके शरीर का, वो आपका मांसपेशियां खींच खींच के अपना काम करती रहती है। तो एक दिन आपने नहीं खाया, काम चलाया, जो बचा खुचा था उससे शरीर ने काम चलाया, उड़ दूसरे दिन और कुछ नहीं था, फिर ये करते करते 10 दिन के बाद कुछ बचता ही नहीं है। मांसपेशियां, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपके कान कहाँ से ऊर्जा लेंगे? तो आपकी चर्बी को, आपके मांस को गलाने लग जाते हैं वो ऊर्जा ले लेके। व्यक्ति कमजोर क्यों होता है? शरीर का मांस भी खत्म होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर से जो ऊर्जा बाहर आ रही है वो अब मांस से ही क्रिएट कर रही है। 20वें दिन आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। 23वें दिन मेरा अनशन समाप्त किया गया। बाबा रामदेव जी आए थे वहां पे अनशन, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आए थे, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी आए थे, माधव आश्रम शंकराचार्य जी आए थे। यदि सोनम वांगचुक को यदि अस्पताल में नहीं ले जाया जाता तो मृत्यु हो जाती। अपने अनुभव से कह रहा हूं। जो अनुभवी लोग नहीं है, जिन्होंने कभी अनशन किया ही नहीं, वो कह रहे हैं जी और वहां पर उनको बैठा कर रखना था। जबकि कोई व्यक्ति अनशन से है या रोजे से है, आप ध्यान दीजिएगा, तो वो जुनैद नाम का एक लड़का वहां बिरयानी बांट रहा था। एक तो अनशन वाले के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए, नैतिकता कहती है। और उस जुनैद को, वो लड़के मुसलमान है, मुसलमान को पता होता है कोई रोजा रखा है तो बिना रोजे वाला व्यक्ति उसके सामने नहीं खा सकता, ये पाप है, ये गुनाह है। फिर भी उनके सामने बिरयानी बांट रहे हैं। और सोनम वांगचुक जी ने बड़े रोते हुए कहा कि यार मैं अनशन में हूं, कुछ खाया नहीं, तुम लोग मेरे सामने बैठ के ठूस ठूस के खाते रहते हो, 24 घंटा बिरयानी खाते रहते हो, कभी कचौड़ी खाते रहते हो। बड़े दुखी दिल से कहा था। अब सोनम वांगचुक जी की पत्नी को भी मैं एक बात कहता हूं, देखो, सोनम वांगचुक जी को मारने की योजना थी अभिजीत डिपके और पूरे ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी, जितने लोग गए थे। भाई ये तो राजनीतिक गिद्ध है। वो पिछले बार वो वाले आंदोलन में क्या हुआ था अरविंद केजरीवाल के, एक व्यक्ति फांसी लगा रहा है, उसे रोका नहीं किसी ने, जाके फांसी लगा के मर गया। देखा था आपने, वो वीडियो आया था। ये लोग सोनम वांगचुक जी को मारना चाहते थे ताकि उनकी लाश पे चढ़ के राजनीति करें। तब उनकी पत्नी नहीं आई, जो लोग मारने के फिर में थे। जब दिल्ली पुलिस को लगा भाई ये मर सकते हैं, सरकार उनको अस्पताल में लेके गई, तो कहते मेरे पति को दवाई नहीं चढ़ाना, कुछ खिलाना नहीं मेरे बारे, वो जान बचा रहे हैं तो तुम कह रही हो कि उनको दवाई नहीं खिलाना। क्यों नहीं खिलाना? बिल्कुल सही किया दिल्ली पुलिस ने, उनकी जान बचाना जरूरी थी। देश के एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनकी जान बची, दैट्स गुड। और ये लोग मारना चाहते थे। सर देश के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि उनका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। अगर मैं आपकी पोस्ट की बात करूं तो आपने भी एक सटायरिकल पोस्ट डाला था, आई सपोर्ट सोनम वांगचुक फॉर पंजाब सीएम करके। तो क्यों उनका विरोध क्यों होता है? मैंने सोनम वांगचुक जी का कभी विरोध किया ही नहीं।
मैंने व्यंग्यात्मक पोस्ट इसलिए डाली, आप जिस चीज की मांग करते हैं, ए भाई तू अपना घर साफ कर, यार तू पहले अपना तो कर ले। तेरे जगह कचरा पड़ा है, 25 जगह थूका हुआ है, मलमूत्र फैला हुआ है, दूसरे को क्यों बोल। सोनम वांगचुक जी को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाए, बीजेपी से क्यों मांग कर रहे हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तुम्हारी सरकार पंजाब में, पहले वहां का मुख्यमंत्री बना लो। व्यंग मैंने अरविंद केजरीवाल पे किया था, सोनम वांगचुक जी पे नहीं किया था। और हम देश के हर सम्मानित नागरिक का, प्रबुद्ध नागरिक का सम्मान करते हैं। वहां पे उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, बहुत सारे प्रयोग किए, प्रणाम है उनको। बिल्कुल। और आपको उनकी चिंता है शिक्षा मंत्री बनाने की, तो जो पावर आपके हाथ में है वो बना दो। आप पंजाब का मुख्यमंत्री बना सकते हो, शराबी व्यक्ति है पंजाब का मुख्यमंत्री, पब्लिक प्लेस पे शराब पी के जाता है वो, तो आपके हाथ में शक्ति है तो वो बना दो। पर आपने उन्हें क्या बनाया? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक टूल बनाया, और उनकी जान लेनी आपने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, जिसके सामने एक व्यक्ति फांसी लगा ले कुछ ना बोले, वो इनको जिंदा रहने देता? सोनम वांगचुक को नहीं जिंदा रहने देता। दिल्ली पुलिस ने उनकी जान बचाई है, और ये बात सोनम वांगचुक जी भी समझते हैं। लेकिन अगर वो इस मूवमेंट में आए हैं कि कोई आसान नहीं होता 21 दिन का अनशन रखना, वो भी भूखे, तो क्यों आए वो? अगर क्या वो समझदार नहीं है? छोटे बच्चे तो है नहीं कि वो समझदार नहीं है और वो इस पूरे मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं। कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ देख के ही तो आए होंगे। ऐसे कैसे कोई पागल बना सकता है किसी का? हाँ देखिए, उसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो व्यक्ति को लगता है कि भाई ये सही मुद्दा है तो मुझे इसमें जाना चाहिए। दूसरा चीज, हर व्यक्ति के मन में ये भाव होता है कि कुछ मुझे इसका राजनीतिक लाभ मिले। यार मैं नेता हूं तो नेता बन भी जाऊं ना, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी भी मिल जाए। फिर ये भी होता है कहीं पद मिल जाए, थोड़े से आर्थिक लाभ भी हो जाए। तो वो सारी दृष्टिकोण से देख के उन्होंने उससे ज्वाइन किया। कोई किसी को हाथ पकड़ के नहीं ला सकता, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि भाई चलो तुम अनशन पे बैठ जाओ तो उसको बैठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपनी बुद्धि से आए थे, कुछ चीजों में सफल भी हुए, कुछ नाम भी हुआ, बड़े बड़े नेताओं से मिलने में आए, काफी सारी चीजों में असफल हुए, बेवकूफ बन गए। बेवकूफ बन गए यानी उनकी पवित्र भावना को इन लोगों ने समझा ही नहीं, तो उनको बोलना पड़ा ठूस ठूस के तुम लोग बिरयानी खाते हो यहाँ पे बैठ के। कितना दुखी रहा होगा वो आदमी। तो उनका अपना भी स्वार्थ था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो किसी ने उनका उपयोग कर लिया, दोनों चीजें थी। यदि मैं नहीं चाहूं तो कोई मेरा उपयोग कर भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान गुड कॉज के लिए हमेशा खड़ा रहता है, यहाँ पे भी वो शायद गुड कॉज के लिए आए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की ही बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे खरीदे गए होंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि बच्चे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे हैं। तो क्या उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, अरे यूज किया उनका जा रहा है? इस्तेमाल, इसको कहते हैं वो क्या नाम से, मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस। मैंने चर्चा की थी, फिलॉसफी में एक टर्म है। यदि पत्नी को एक थप्पड़ मारा, पति ने मारा तो भाई जुल्म तो किया यार, गाल सूज गया, कान का पर्दा फट गया, मारा। अब वो पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रही है, कह रुक 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 रुक, पुलिस में रिपोर्ट कराने जा रहे हैं। मैंने किसको मारा है बता? तेरे को मारा? बोले हाँ मुझे मारा। तू मेरी कौन है? पत्नी हूँ। पत्नी को मारा ना। पत्नी को क्यों मारा? क्योंकि तुझसे मैं प्यार करता हूं इसलिए मारा, पड़ोसन को तो मैं नहीं मारूंगा। अच्छा, प्यार करते हुए इसलिए मारे। तो अब जब तक वो महीने में एक आध बार थप्पड़ खाएगी नहीं तो वो क्या सोचेगी, यार पति का प्यार तो कम नहीं हो गया। यानी अपने होने वाले जुल्म को वो वरदान समझ रही है। इसको मिथ्या चेतना कहते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट मिथ्या चेतना का शिकार हुए, उन्हें राजनीतिक टूल बनाकर संसद भवन जलाने उन्हें ले जाया जा रहा है, देश के खिलाफ उन्हें खड़ा किया जा रहा है, और ये सोच रहे हैं कि यार ये हमारे एग्जाम के लिए बेचारे आंदोलन कर रहे हैं तो चलो इनकी मदद करते हैं। खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। एक मेमना, छोटा सा बकरी का बच्चा था, बहुत प्यारा। कभी आप गोद में ले देखना, छोटा सा बकरी का बच्चा होता है, इतना सॉफ्ट लगता है, भेड़ का। ऊपर से गिद्ध की नजर उस पे पड़ी, क्या मांस होगा इसका नाम, गिद्ध झपटा। दूसरे गिद्ध ने देखा कि ये झपट रहा है तो मुझे खाने नहीं मिलेगा, तो दूसरा गिद्ध पहले गिद्ध पर झपटा कि मैं खाऊंगा उसे। तो दोनों लड़ने लगे आकाश में, दोनों आकाश में लड़ने लगे। तो जो मेमना था वो अपनी मम्मी से पूछता है, बकरी से, कि मम्मी ये लोग लड़ रहे हैं। बोले बेटा हाँ, दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, तुम अल्लाह से दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि इन भाइयों की लड़ाई खत्म हो जाए। अब बेचारा नन्हा मेमना हृदय से प्रार्थना करता है कि ये दोनों भाइयों की लड़ाई भगवान खत्म कर दे। दोनों की लड़ाई खत्म होती है, दोनों डिसाइड करते हैं कि मिल बांट के इसको खाएंगे मेमने को।
वो मेमना बेचारा सोच रहा है ये लोग मेरे हित में है, और वो उसको खाने की तैयारी करे। जो बेचारे स्टूडेंट भारत भर से आए, रियल स्टूडेंट्स, वो ये सोच के आ रहे हैं कि ये नीट के लिए हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो चलो हम चलते हैं। लेकिन ये फिर आपको टू करना पड़ेगा। लेकिन ये इतने हरामखोर हैं, अभिजीत दिपके भी गायब हो गया, विजय दहिया बर्गर खाने के लिए निकल गया, एक उसमें से जाके वो जेपी नड्डा से बात करने लगा। कोई भी नहीं था जिन लोगों ने आंदोलन चालू किया, कोई भी नहीं था। आम व्यक्ति जो मिथ्या चेतना से ग्रस्त होकर आया, जो नन्हा सा मेमना था, लाठी उसी को पड़ी, केस उसी पे दर्ज हुआ। तो ये मिथ्या चेतना के शिकार है, मैं बार बार, और मिथ्या चेतना के शिकार अभी भी बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी विचारधारा के। मेरे फेसबुक पेज में, फैज भाई मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, महिलाएं भी पुरुष भी, जो हमारी विचारधारा की, जो नहीं ये तो लाठी गलत हुई बेचारे बच्चों को लेकर और ये लेकर, यार मतलब उनका नैरेटिव आप देखो, वो हमारे राष्ट्रवादी लोगों तक का ब्रेन खराब कर चुके हैं। यदि आप मजबूत नहीं रहेंगे, आप इनको सपोर्ट करेंगे, तो कल को ये बड़े होकर आप ही को खत्म कर डालेंगे, समझना, इस बात को समझिए। एक महिला ने बड़ी कविता लिखी, बच्चों पे लाठी पड़ी, ये पड़ी, वो पड़ी। भाई वो बच्चे नहीं थे, वहां पर अराजक तत्वों द्वारा वो आंदोलन था। अगर उनको लाठी पड़ी भी ना, तो उनको सबक मिला। संसद नहीं जलाने दे सकते, संसद पे हमला करने नहीं दे सकते। आप ना, मैं ध्यान से सुनिए सारे राष्ट्रवादी लोग, इनके प्रोपोगेंडा में आप लोग मत आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं। जैसे ये बुत बिखराए जाएंगे वाला गैंग है, अफजल गुरु वाला गैंग है, इनका प्रोपोगेंडा इतना स्ट्रांग होता है, वो फिलिस्तीन वालों का भी, गाजा वालों का भी, खुद फ्रेम्ड वीडियो बनाते हैं और हम पे जुल्म हो रहा है करके यहाँ पे भेज देते हैं। हम लोग उनके लिए पैसा भेजने लगते हैं, और वो पैसे का इस्तेमाल फिर हमारे ही खिलाफ होगा। अब यदि आप इनका सपोर्ट करोगे तो कौन सी विचारधारा बढ़ेगी? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत के टुकड़े कर दो, नॉर्थ ईस्ट को काट के अलग कर दो। तो अब वो क्या दिखाएंगे? एक लाठी खाता हुआ बच्चा। और आप तमाम गालियां किसको दोगे? पुलिस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके एक स्टेप बढ़ोगे, इंडियन आर्मी को गाली दोगे, आ गई वही विचारधारा, आर्मी को गाली देने वाली। देश के प्रधान को गाली दोगे, देश के सिस्टम को गाली दोगे। यही तो पाकिस्तान चाह रहा है। तो अभी जो लाठियां पड़ रही हैं, त्वरित उसको देखकर आपका ममतामयी हृदय यदि ये हो गया कि अरे बेचारे बच्चे, तो भविष्य में आपके साथ बलात्कार होगा, ये बात को ध्यान में रखना। तो ये लाठी वाठी का विरोध नहीं करो, सही कूटा जा रहा है, बिल्कुल सही इनको दिया जा रहा है। नहीं तो यही जो है ना, टुकड़े गैंग को मजबूत करके आपका बलात्कार करेंगे, संसद भवन जलाएंगे, भारत में अराजकता फैला देंगे, जजिया कर दे के यहाँ रहना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूं, मुझे पता है मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यहाँ दलित और जय भीम जय भीम। गया था जोगेंद्र नाथ मंडल, क्या हुआ? 1 साल में वो उसको वापस आना पड़ गया। दलितों की हालत आज भी वहां ये है कि खाली मलमूत्र और झाड़ू पोछा के अलावा उनको कोई काम नहीं देते हैं। वहां पे सरकारी आदेश है पाकिस्तान का, ये जो हिंदू हैं, जिसमें जो दलित हैं, इनको यही काम दो। तो आप, अरे भाई तैमूर लंग आया, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद, भयंकर कत्लेआम हुआ, भयंकर कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों को काटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, धन को लूट लिया गया। अब हमारे सैनिकों ने तैमूर लंग के सिपाही को पकड़ा और पब्लिकली उसकी गर्दन काटी, तो गलत किया कि सही किया? बिल्कुल सही किया, सही किया ना। अब इसमें से हमारी कोई ममतामयी मां आ जाए, हाय बेचारे की गर्दन क्यों, अरे वो आतंकवादी है, हाय बेचारे की गर्दन क्यों काट रहे हो, हाय बेचारे को लाठी क्यों मारे, उसको छोड़ देंगे, वो तेरे को काट देगा मेरी बूढ़ी मां, तो वो तेरे को मार डालेगा, उसको वो बच गया तो हमारी जो ममतामयी माएं ये जो लाठी देख के बड़ी द्रवित हो जा रही हैं, ऐसी हो जा रही हैं, बेचारे बच्चों को क्यों मार रहे हो, यदि इनको छोड़ दिया गया तो टुकड़े गैंग मजबूत होगा, भारत को जला देंगे साले। इसका नीट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। दोनों को आप बिल्कुल अलग रखिए, टुकड़े गैंग कॉकरोच अलग है, नीट एग्जाम को लेकर जो विरोध है वो अलग है। लेकिन उनके मुद्दों में नीट एक अहम मुद्दा है। नहीं है मुद्दा, नीट बस छिपकली है, वो तो ऐसी छिपकली है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई है दीवारों पे। छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खाएगी, इनकी तस्वीरों के पीछे छुप जाएगी। ये देश तोड़ने वाले सारे काम करेंगे,
राम जी को गाली देंगे, कृष्ण जी को, प्रेमानंद महाराज को, भारतीय संस्कृति को हीन बोलेंगे और उसके बाद नीट के पीछे छुप जाएंगे। कोई नीट वीट इनका मुद्दा नहीं है। लेकिन अच्छा, मैं एक बात और बोल रहा हूं, इस आंदोलन में जितने लोग थे जी, पूरे 20 दिन 25 दिन या 20 जुलाई को 21 जुलाई को, इसमें से एक ने भी नीट निकाला है? जरा सर्च करके दीजिए। कोई भी नहीं होगा। आई एग्री विद इट, क्योंकि सब लोग जो उन्होंने नीट निकाला होगा वो काउंसलिंग में व्यस्त होंगे, तो नीट के स्टूडेंट्स तो हार्डली कहीं इसमें अगर इक्का दुक्का होंगे तो होंगे। लेकिन यहाँ पर फिर से जब आपने कहा कि लाठीचार्ज सही नीट है, के जो असली एस्पिरेंट है ना, उनको पूछना दिल्ली में कुछ हो रहा है कि उनको पता ही नहीं है, कोई फोन ही नहीं चला रहा था। क्यों नहीं चला रहे थे? क्योंकि जब आप नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम आप जब देते हैं ना, आईआईटी के, आईआईएम के और मेडिकल के और इंजीनियरिंग के, आप उस समय फोन अपना बंद कर देते हैं। तो उनको तो पता ही भी नहीं है जो असली नीट वाले हैं। जी। अब यहाँ पर फिर वो वाली बात आती है, आपने कहा कि लाठीचार्ज सही है, लेकिन सर उसमें भी जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है। जो लाठी खाने वाले हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं सर ज्यादातर। बहुत गूंज क्या करते हैं, मैं और आप सब जानते हैं, हम लोग बहुत टाइम से ये सारी चीजें देख रहे हैं कि वो आते हैं, दंगे कर देते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। पिटता कौन है? आम जनता। तो पिट तो आम जनता ही रही है। क्या इसके लिए सबको एक साथ पीट देना या सबके साथ ऐसी बर्बरता कर देना सही है? क्योंकि जब वो कहते हैं ना आटे के साथ घुन पिसता है, बट क्या हम यहाँ पे बाइफिकेट नहीं कर सकते वहां पे जो पुलिस है कि बच्चों को निकाल दिया जाए, उसके बाद जो चीजें की जाए? दो तीन चीजें हैं। जो लोग आताताई थे, दंगाई थे, जो पेपर वो मिर्ची स्प्रे मार रहे थे पुलिस पे, जो पेट्रोल पंप में आग लगाने गए थे, जो पुलिस की गाड़ियां जला रहे थे, जो महिला पुलिस को पीट रहे थे, उनके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, आरएएफ के जवान को अकेला देखकर उसे 100 लोगों की भीड़ मारने पर तुली थी। उसके बाद वो सरदार जी आते हैं, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम करावा, और वो लाठी से दनादन मारते हैं सबको। वो एक अकेले बेचारा आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का जवान था, किसी के घर का चिराग था, तो उसको सैकड़ों गुंडे अकेले पीट रहे थे उसको। बिल्कुल। सरदार जी की धमाकेदार एंट्री, मारे। अब तुम कहो जी सरदार जी तो जालिम है, रैपिड एक्शन फोर्स वाले। अरे जालिम सरदार जी नहीं है, वो धर्म रक्षक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो सरदार जी। वो देशभक्त हैं सरदार जी। गुरु के असली शिष्य हैं गुरु गोविंद सिंह जी के वो सरदार जी। वो असली देश रक्षक है वो सरदार जी, और उन्होंने वो काम किया। उनको आप जालिम बोलोगे? उन्हें क्यों मारा? वो स्टूडेंट थे, गुंडे थे वो लोग, पेट्रोल पंप जला रहे हैं। अब गेहूं के साथ धुन पिसता है तो पिसता है यार, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है? बहुत सारे लोग थे मुझे फोन किए, भाई यहाँ आज जंतर मंतर तरफ काम था पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे ये सब हो रहा है लाठीचार्ज। अरे जो समझदार है वो वैसे ही नहीं जाएगा। तुम कुछ चेन्नई से आ गए, कुछ नॉर्थ ईस्ट से भी आ गए, कुछ वहां से भी, क्यों आए यार? स्टूडेंट्स को तो लॉलीपॉप दिया गया ना, दिया गया ना, बात कर रहे तो अभी डंडे पड़ेंगे तो समझ जाएंगे भैया अगली बार से नहीं आना है। डंडे पड़ना ठीक है। देश की संप्रभुता से, देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई आतंकवादी घुस जाता संसद भवन में, उनकी आड़ में बम ब्लास्ट कर देता, फिर क्या होता? सही बात। कहते जी आर्मी बंदूक लेके खड़ी थी संसद भवन में स्टूडेंट को मारने। अरे स्टूडेंट को मारने नहीं खड़ी थी, तुम्हारी आड़ में कोई आतंकवादी घुस जाएगा, बम ब्लास्ट कर देगा। लाल किले में किया ही, अफजल गुरु ने किया ही, तो आर्मी तो वहां खड़ी रहेगी ना। और उन लोगों, और पुलिस ने मानवता भी दिखाई। कितने स्टूडेंट है हाथ जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनको पुलिस वाले किनारे लेके गए, उनको पानी पिलाया, उनको शांत किया। तुमको आने की जरूरत क्या थी? और पुलिस ने वहीं लाठीचार्ज किया जहां असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इतने सारे पत्थर कहां से आए? मिर्ची स्प्रे कहां से आया? पेट्रोल पंप को क्यों जला रहे थे? पुलिस की गाड़ियों को क्यों तोड़ रहे थे? महिला रैपिड एक्शन फोर्स अधिकारी का हाथ तोड़ दिया तुम लोगों ने। तुम गुंडे बदमाश हो, तुम स्टूडेंट थोड़ी थे। कुछ मीडिया पर्सन्स के साथ भी हुआ सेम चीज। टाइम्स नाउ, नव भारत के पत्रकार की खूना खून कर दिया गया, और महिला पत्रकारों के साथ भी किया गया। बदमाश, शोर उचक्के, कॉकरोच टुकड़े गैंग, आतंकवादी हैं ये लोग, अर्बन नक्सल हैं ये लोग, और ठीक पीटा गया इनको, और पीटना चाहिए। मैं कह रहा हूं, और जो इस बात का विरोधी है भाई विरोधी रहे, लेकिन याद रखना, तुम यदि मेरी बात का विरोध करते हो
और उस टुकड़े गैंग के लिए आज ममता मई तुम बनती हो तो कल को तुम्हारे घर में घुस के लूटेंगे तुमको, ध्यान। हम स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं सर ये चीज, क्योंकि ये आज भी समझा तो रहा हूं इतने इतनी प्यार से सारी मैं। चीजों के बाद भी हम अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, इस सेम मुद्दे पे चीजें देखते हैं, स्टूडेंट्स आज भी इस सीजेपी के सपोर्ट में है और जितनी भी इनकी चीजें हो रही हैं उनके सपोर्ट में है, बहुत सारे लोग हैं। आप उन स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग चीजें सही से बता सकते हैं देखिए कि कैसे वो लोग ये चीजों में ना फंसे? इंस्टाग्राम का और इसका एल्गोरिदम समझना चाहिए। आप यदि देखेंगी कि सीजेपी के सपोर्टर की एक रील देखेंगी, थोड़ा देर देख ली तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी, तो हमको ये लगने लगता है सारे इनके सपोर्टर हैं। अब इन लोगों के विरोध में जो इनकी पोल खोल कर रहे हैं, आप मेरी रील देखिए, उसके बाद वैसी रील और आएगी वैसे, तो आपको पता चलेगा विरोधी ज्यादा हैं। और विरोध करने वाले जो है ना, वो सारे पोस्ट डाल नहीं रहे हैं, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं भाई। तो ये खलिहर खाली फोकट के हैं, जो फोकटिया लोग हैं वो ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। इन सब के बीच में अगर हम बात करते हैं, जिनको हम ये भी कह देते हैं कि कोचिंग माफियाज हैं या ये हैं वो हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लीगली जाके इतने सारी चीज़ें की। अगर हम खान सर की बात करें या अलख पांडे की बात करें या पूरे ये जितना भी ग्रुप है इन सब की बात करें, लीगली गए वो लोग, कोर्ट में गए, अपनी सारी प्ली दायर की कि नहीं बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए जिन बच्चों ने सुसाइड किया कि उनके मार्क्स में गलती हुई है, ये सारी चीज़ें। क्या ये सही रास्ता है इस मुद्दे पे बात करने का, या इस तरीके से आंदोलन कर लेना और इतने सारे बच्चों को पिटवा देना? एक भी उस पूरे प्रोटेस्ट में जितने नेता हैं, मैंने उनको एक को नहीं देखा कि एक को एक लाठी भी लगी हो। कोई उधर फ्लाईओवर पे घूम रहा है, कोई कहीं और घूम रहा है, जाके चायोज में चाय पी रहे हैं। एक को भी क्यों लाठी नहीं लगी? अगर आप लीडर हैं तो सबसे पहले लाठी आपको लगनी चाहिए थी, ना कि स्टूडेंट्स को लगनी चाहिए थी। एक्चुअली दे आर नॉट लीडर, दे आर डीलर। ये केवल डीलर है, डीलिंग करने आए थे। उनकी डीलिंग हो गई, वो हाईलाइट हो गए, इंस्टाग्राम में फॉलोअर मिल गए। ये कितने करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे पता है आपको? 22 मिलियन से। कितने विज्ञापन और कितने पैसे। तो भाई ये लोग डीलर थे। इन लोगों ने पाकिस्तान से टुकड़े गैंग से डीलिंग कर ली, पैसे कमा लिए, हमारे स्टूडेंट को टूल बना लिया, बेवकूफ़ बना के चले गए, बर्गर खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, निकल गए। सारे नेता और अरुंधति राय से लेकर सारे जो आए थे, कहाँ कोई सड़कों पर दिखे लाठी खाने? नहीं आए ना। आम विद्यार्थी प्रॉब्लम में आता है। और ये सही तरीका ये है कि भाई आप कोर्ट में जाएं, आप लीगल तरीका, अपना सबसे लीगल तरीका संसद है, संसद अपना काम करे। और प्रदर्शन करना है तो रियली पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना। 20 दिन अनशन पर है, ठीक है, इट्स ओके। दुनिया ने, देश ने सारी बात आपकी सुन ली, आपको फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया गया, अच्छा पॉजिटिवली दवाइयां भी दी गई। बसों को जला दूंगा, पेट्रोल पंप में आग लगा दूंगा, संसद भवन जला दूंगा, महिलाओं के साथ रेप कर दूंगा, मोदी को जान से मार डालूंगा, भारत को तबाह बर्बाद कर दूंगा। भाई इतना मारेगी इंडियन आर्मी तुमको, हड्डियां तोड़ देगी तुम्हारी, और गर्दन की हड्डी पहले तोड़ेगी अफजल गुरु की तरह। अरे आतंकवादी संसद जलाने जाओगे, ठीक पीटा, बहुत सही पीटा, बहुत अच्छा किया। इन सब के बीच स्टूडेंट्स की एक और, मैं जब रिसर्च कर रही थी तो एक और सवाल था कि क्या प्रोटेस्ट करने के लिए या कहीं पर ऐसे जाने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत क्यों है? अगर मुझे किसी से शिकायत है तो क्या मैं उससे जाके ये पूछूंगा कि भाई मुझे तुमसे शिकायत है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आके धरना दे दूं? तो इसके लिए आप क्या बताएंगे उन बच्चों को? नहीं, देखिए, एक व्यक्तिगत पर्सन को लेकर जब बात होती है तो वो अलग होती है, आप उससे पूछेंगे थोड़ी। लेकिन जब बड़े प्रोस्पेक्टस पे देश में बात होती है तो देश में कुछ व्यवस्थाएं हैं। देश की व्यवस्था के तहत एक प्रोटेस्ट साइट दी गई है। प्रोटेस्ट साइट में आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको इस स्टूडियो में प्रोग्राम करना है, कहीं हॉल में कोई इवेंट करना है, तो आप प्रॉपर आवेदन देंगी ना, जी। और उस सिस्टम को फॉलो करके स्टूडियो बुक करेंगे या हॉल बुक करेंगे या कोई ग्राउंड स्टेडियम बुक करेंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से देश की व्यवस्था के अंतर्गत प्रोटेस्ट आता है। प्रोटेस्ट साइट बनाने का मतलब ही यही है कि आपको राइट है गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का। तो आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट तो आपको सुविधा दे के रखी है कि हमारे खिलाफ कोई बात कहना तो यहाँ आके कह लो भैया। लेकिन आप वहां के कहोगे तो बताओगे तो किस ऑर्गेनाइजेशन के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, कहीं फर्जी बांग्लादेशी तो नहीं हो, कनाडा से तो उठ के नहीं आ गए, पाकिस्तान से तो नहीं आ गए।
तो आप एक एप्लीकेशन दोगे, हम भाई ये हैं और इस विषय में हमको आपका विरोध करना है, तो सरकार देखेगी हाँ ठीक है भैया विरोध करो आप यहाँ पे बैठ के, तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े प्रोस्पेक्टस में बात है। तो इसलिए विद्यार्थी, अब हमने, मैं बताया ना 23 दिन में जंतर मंतर पे अनशन किया था, हमको परमिशन मिली और हमने अनशन किया, 23 दिन रहे पीसफुली। जंतर मंतर पे बहुत लोग करते हैं प्रोटेस्ट। ये तो गुंडे बदमाश है, कॉकरोच वाले। आप देखो इतने बदमाश है। मैंने जब अनशन किया, रोज वहां पर अनशन होते थे, सॉरी रोज वहां पर प्रोटेस्ट होते थे अलग अलग संस्थाओं के, आज इसका कल उसका, कई लोग लगातार भी बैठे हुए। 23 दिन में बैठा रहा, कम से कम वहां पर 50-60 धरने प्रदर्शन रोज होते थे जब मैं बैठा रहा। आपको पता है लोग कितने बड़े तानाशाह हैं, कितने बड़े गुंडे हैं कॉकरोच वाले। जब 20 दिन तक वो बैठे रहे, किसी और को उन्होंने धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया। अब मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ कुछ गलत हुए, वो आके वहां प्रोटेस्ट करना चाहती है, कोई और कर्मचारी हैं किसी और विभाग के, किसी बिजली विभाग के, वो प्रदर्शन वहां पे करना चाहते हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रदर्शन करना चाहता है, बच्चों की कोई संस्था है, बुजुर्गों की कोई संस्था है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने किसी को भी प्रदर्शन करने नहीं दिया, परमिशन के बाद भी नहीं दिया। दिल्ली पुलिस को गाली बकते रहे, तुम लोग जानबूझकर यहां पर दूसरा प्रोटेस्ट करवा रहे हो ताकि हमारा प्रोटेस्ट खराब हो, यानी हम हैं तो कोई और प्रोटेस्ट नहीं करेगा। इतने गुंडे किस्म के लोग हैं। हमें चाहिए आजादी, बोलने की आजादी, बोल के लब आजाद है तेरे, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा, हसिया हथौड़ा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हम बोल के रहेंगे, हमें स्वतंत्रता है। अबे अपन, तुम्हारा बाप चाइना है, वहां जाके बोलो बोलने की आजादी दो। मुंह खोल के जैसे ही बोलने के लिए खोलोगे ना, गोली मार देगा मुंह के अंदर। जहां तुम सत्ता में आ गए वहां किसी को बोलने की आजादी नहीं दे रहे हो, और जहां बोलने की सारी आजादी है वहां तुम कह रहे हो हमें बोलने की आजादी चाहिए। हमें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मैं जो चाहे पहनूं जो चाहे करूं। तो भारत में है, यहां क्यों बोल रही है आरफा खानम? दम है तो जाके ईरान में बोल के दिखा, वहां तो पूरा हिजाब पहन के बड़ी सभ्य संस्कारी आपा बन गई। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जी मैं आपका खैर मकदम करती हूं, मैं भारत से आई हूं, हिजाब पहन के जाती, वहां पर टी शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, मिनी पहन के, माइक्रो पहन के जाती वहां। वो खामनेई जिसके लिए गई थी वो क्रेन से टांग देता, उसकी आत्मा उसको क्रेन से टांग देती, बिना हिजाब के घूमती। तो ये सारी मस्ती चढ़ना जिसको बोलते हैं ना, उसके सामने एक गलत शब्द भी है, वो नहीं बोल सकता। ये जो मस्ती चढ़ती है ना, इनको भारत में चढ़ती है, क्योंकि कपड़े पहनने की आजादी अपने हिसाब से यहां, बोलने की आजादी अपने हिसाब से यहां, खाने की आजादी अपने हिसाब से यहां, एजुकेशन की आजादी अपने हिसाब से यहां, हर घूमने फिरने की आजादी अपने हिसाब से यहां। तो यहां सारी आजादी है, तो यही नारे लगाएंगे, यहीं की संपत्ति को तोड़ेंगे, इसी को हीन बताएंगे, इसी को गलत बताएंगे। और जहां आजादी नहीं है, चीन में जाके बोलने की इनकी औकात नहीं है, गोली मार देंगे। ईरान में जाके ये कपड़े पहनने की आजादी नहीं दिखा सकते, इनको क्रेन से चढ़ा देंगे। जी यहां सब कहेंगे, यहां भरपूर गाली देंगे। एक वो भी नारा लगाया गया है यहाँ, भाई चंद्रशेखर आजाद महान क्रांतिकारी, कॉकरोचों ने उनको गाली दी। राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को गाली दी। मंगल पांडे 1857 के क्रांतिकारी, उनको इन लोगों ने गाली दी। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र विजेता, उनको इन लोगों ने गाली दी। कहे ब्राह्मण मुर्दाबाद। क्यों यार, हमारे क्रांतिकारी ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो उन्होंने पाप किया, क्यों ब्राह्मण मुर्दाबाद? अरे ब्राह्मण भी जिंदाबाद, बनिया भी जिंदाबाद, ठाकुर भी जिंदाबाद, कुम्हार भी जिंदाबाद, चर्मकार भी जिंदाबाद, लोहार भी जिंदाबाद, तेली भी जिंदाबाद। किसी जाति को आप क्यों गाली दोगे? सब जिंदाबाद है, क्यों ब्राह्मण को गाली दोगे आप? बिल्कुल सही बात। और जब मुद्दा आपका है कि आप स्टूडेंट्स के लिए खड़े हैं, तो ये ब्राह्मणवाद, आज़ादी, अल्लाह का नाम रहेगा, ये धार्मिक चीजें आ कहाँ से जाती हैं? क्योंकि आपका मुद्दा नीट था ही नहीं। नीट मुद्दा होता तो बस नाम रहेगा, अल्लाह का क्यों आ गया? नीट मुद्दा होता तो प्रेमानंद महाराज को आप गाली क्यों देते? नीट मुद्दा होता तो राम जी की सीता का पति और ये अपमानजनक बातें आप क्यों कहते? यदि नीट मुद्दा होता
तो आप ब्राह्मणों को गाली क्यों देते? यदि आपका नीट मुद्दा होता तो प्रधानमंत्री को जान से मार देंगे क्यों कहते? यदि नीट मुद्दा होता तो संसद भवन को आग लगाने क्यों पहुंचते? यदि नीट मुद्दा होता तो देश की संपत्तियों को आग क्यों लगाते? यदि नीट मुद्दा होता तो आरएएफ की महिला कमांडर को क्यों आप पिटाई करते? यदि नीट मुद्दा होता तो टाइम्स नाउ नव भारत के और तमाम पत्रकारों को मार मार के आप लहूलुहान क्यों कर देते? और इन सब के बाद आप कह रहे हो कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। नीट मुद्दा आपका नहीं था। भारत में अराजकता पैदा करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को गिराना था। एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी, बहुत गंदा किस्म का मौलाना है। वो कहता था कृष्ण जी 5 बार नमाज पढ़ते, उसी का स्टेटमेंट है, कभी देखना। अरे भाइयों, क्या सोचते हो चौराहे में 2 लोग पोस्टर लेके खड़े तो कुछ नहीं होगा? होगा। ये 2 लोग जो पोस्टर लेके खड़े हैं, इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियां देखेगी कि भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वह इन्वेस्ट नहीं करेगी। इन्वेस्ट नहीं करेगी तो भारत की इकोनॉमी डाउन होगी। तो जब 2 लोग पोस्टर लेके खड़े होते हैं तो भारत की इकोनॉमी डाउन होती है। तो तुम ये विदेशी फंड लेकर ये प्रोटेस्ट करोगे तो भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी। तो ये नीट से कोई लेना देना नहीं था, भारत की इकोनॉमी डाउन करना इनका उद्देश्य था। लेकिन इन अर्बन नक्सल्स को मैं बताना चाहूंगा कि भाई तुमने कितने हरकत कर ली देश को तोड़ने की, देश को नीचा दिखाने की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगाड़ने की। लेकिन इसी समय क्या हुआ? पीवी संधू जापान ओपन जीत गई। ये असली युवा है, ये भारत की असली उपलब्धि है, ये कॉकरोच नहीं है। भारत की युवा जेनजी टीम ने अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीत लिए। इसी के साथ स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली स्वदेशी यात्री ट्रेन की शुरुआत हो गई। और सुनिए, डीआरडीओ ने सुरक्षित सैन्य संचार के लिए स्वदेशी क्यूकेडी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का सफल परीक्षण किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई, बैरियर रहित एक्सप्रेसवे। यानी तो अभी तो क्या था कि भाई पैसा देना पड़ता था टोल प्लाजा में, फिर क्या सिस्टम आया कि वो आपका उससे कट जाएगा, वो क्या फास्टैग से कट जाएगा। अब जी बैरियर ही नहीं है, सैटेलाइट से अपने आप हो जाएगा मामला। इतना बड़ा अचीवमेंट हमारा अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में चालू हुआ। तो हमारा लगभग 75% स्वदेशी तकनीक से बना युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। बेंगलुरु की विमाग लैब को दुर्लभ धातुओं रेयर अर्थ के बिना चलने वाली नई मोटर तकनीक के लिए 5वां भारतीय पेटेंट मिला। इतनी सारी उपलब्धि, अभी मैं पूरा पढ़ने जाऊं ना, पूरा पॉडकास्ट इसी में निकल जाएगा। भाई ये असली भारत है, जो कि ये कॉकरोच के चक्कर में मीडिया नहीं सो। मैं मीडिया को भी दोषी देता हूं, इतनी बड़ा बड़ा अचीवमेंट आया, टीआरपी तो नहीं मिल रही, उसको नहीं दिखाया आपने। ये कॉकरोच, गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, इन लोगों को आप दिखाते रहे। और पत्रकार भी हमारे यहाँ के कुछ ऐसे हो गए हैं, जब पहले कहते थे कि रोड में गड्ढा है, उबड़ खाबड़ है, ये है, सरकार सुधारती नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती है। और जैसे ही रोड सपाट बन गई, कहे आप अब प्रयागराज 5 घंटा पहले पहुंच जाओगे। 5 घंटा प्रयागराज पहले पहुंचकर आप करेंगे क्या इन 5 घंटों का? ये तो बताइए। वाह यार, अजीब बदमाश पत्रकार है तू। तो फिर आपकी गोदी मीडिया क्यों नहीं करी है सर? उसको तो करना चाहिए ना ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और हम ये गोदी मीडिया कही जाती है तो हम गोदी मीडिया कहें, चाहे सोफा मीडिया कहें, चाहे खटिया मीडिया कहें, कुछ भी मीडिया कहें, प्रश्न ये नहीं है कि कौन सा मीडिया है। प्रश्न ये है कि हमको किसी के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल सही। कॉकरोचों के ट्रैप में मीडिया भी फंसा। मुद्दा तो ये हाईलाइट होना चाहिए था, बैरियर रहित एक्सप्रेसवे, पीवी सिंधु, हाइड्रोजन वाली ट्रेन, और स्पेस में भेजा गया हमारा विक्रम 1, ये जैसा हाईलाइट होना था वो नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। मीडिया को भी इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सर मीडिया में भी टीआरपी, देख हर जगह ये सारे बहुत ही डिफरेंट मुद्दे हैं। अगर हम पॉडकास्ट करने बैठेंगे 2 घंटे का हो जाएगा। मीडिया भी कभी फोकस नहीं करती उन चीज़ों पे, सब टीआरपी का गेम है और सब लोग कहीं ना कहीं टीआरपी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सीजेपी की नीयत पूरी तरीके से, मान क्या लेते हैं, नहीं ही है उन लोगों की नीयत, बिल्कुल ख़राब है। लेकिन मोदी जी, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है स्टूडेंट्स को या पूरे भारत की जनता को, वो हर एक मुद्दे पर बोलते हैं
और मुखर होके बोलते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता जिसपे वो कुछ बोले ना। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, इतना आंदोलन हो गया, इतना नुकसान हो गया, बच्चे पिट रहे हैं, वो लोग तो जो पिट रहे हैं गूंस, वो तो पिट ही रहे हैं। इन सबके बीच में उन्होंने एक इंटरनल मीटिंग की और किरण रिजिजू जी से कहा, उनके मुख से बुलवा दिया कि ये जो चीजें हैं हाँ नहीं होनी चाहिए, गलत है। वो क्यों नहीं आके लाइव बोल रहे हैं? ये एक और कंसर्न है जनता का कि जब आप हमारे मुखिया हैं तो आपको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, और उनकी बातें सुनी भी जाती हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिस इज नॉट कंसर्न ऑफ जनता। कुछ लोगों का ये कंसर्न है कि हम कुछ भी करें मोदी जी को इस पे बोलना पड़ेगा, तानाशाही वाली बात है। तो मोदी जी तानाशाह तो वैसे है नहीं, पर कोई तानाशाही करे तो उसके सामने झुकते भी नहीं है। मोदी जी दुनिया के एकमात्र ऐसे तानाशाह हैं जिनको माँ की गाली दी जाती है और वो माँ की गाली देने वाला व्यक्ति जिंदा होता है। जो असली तानाशाह होता है उसको माँ की गाली दे के जिंदा रहोगे, छुट्टा कहते तो मोदी को जान से मार देंगे, और ये कहने वाले जिंदा घूम रहे हैं। तो मोदी जी अगर तानाशाह होते वो जिंदा घूम पाता? अब मोदी जी तानाशाह नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान वाले तो हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी पद की शपथ लेते हैं तो पद के साथ पद और गोपनीयता की भी शपथ लेनी होती है। कब कहाँ क्या बोलना है और कब क्या कहाँ नहीं बोलना है, ये भी डिसाइड करना होता है। तो अब यह है, कोई क्रिकेटर की आलोचना हो कि तू अच्छा नहीं खेल रहा है, तो सबसे अच्छा क्या जवाब होगा उसका? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे कि अगले मैच में सेंचुरी बना के जवाब दे? ऑब्वियसली सेंचुरी। भाई क्रिकेटर की आलोचना हो रही है बैट्समैन की, तो उसका बेस्ट जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम नहीं होगा, क्रिकेट का मैदान और उसका बल्ला होगा। जिसे कहते हैं मैं नहीं मेरा बल्ला बोलेगा। ये आपको मैं यही तो बता रहा हूं, मोदी जी का बल्ला बोला तब तो लोग परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 आया कि जो काम पिछली सरकारों ने 60-70 साल नहीं किया वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। 1 करोड़ का जुर्माना और 5 से 10 साल की सजा। अब हर कोई गून आ जाए और कहे मोदी जी इस पे जवाब दे, मोदी जी क्यों जवाब देंगे? मोदी जी को जिससे जवाब दिलवाना है वो देंगे, और जहां उनको लगेगा खुद कहना है तो वो कहेंगे। नहीं, बट एक आम जनता होने के नाते, एक आम आम जनता की नागरिक मांग होने है के ही नहीं, नाते मैं खुद मेरी नहीं बोलूंगी। मांग है, नहीं, मेरी नहीं मांग आपकी है, हो कैसे सकता है करूं? नहीं होगी, हाँ, लेकिन क्योंकि हाँ। मोदी जी ने मात्र एक चीज कही कि सोने की खरीदारी बंद कर दीजिए, और फीमेल्स जिनको सबसे ज्यादा प्यार होता है गहनों से, वो तक अपने घर में इनिशिएटिव लेके कह रही है नहीं हम नहीं खरीदेंगे। आप सोचिए, बहुत छोटी सी बात है। इस चीज को जब जनता मान रही है, जब हमें ये दिख रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स बर्बाद हो रहे हैं इन सबके चक्करों में, उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, अगर हम तब भी नहीं बोलेंगे, युवाओं के लिए नहीं मेरे बोलेंगे, देश तब का कब प्रधान बोलेंगे? किसी टुकड़े गैंग के दबाव में आइए, मैं नहीं चाहता हूँ। दबाव की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और जब उनको बोलना होगा वो बोलेंगे। और टुकड़े गैंग का उन्होंने नाम पहले लिया है, विरोध में लिया है। जो टुकड़े गैंग है, इनके दबाव में आके वो कोई कुछ क्यों बोलेंगे? उनको जो कार्य करना होगा वो करेंगे, जिस स्तर के अधिकारी से बुलवाना होगा वो बुलवाएंगे। सब्र कीजिए, आप चाहते हैं बोले तो हो सकता है 1 हफ्ते में बोल दे, नहीं, पर किसके बिल्कुल दबाव में इंटरवीन नहीं करना बोलेंगे। चाहिए, दबाव में बिल्कुल नहीं हाँ, बोलना चाहिए। और टुकड़े गैंग के जनता के दबाव में बोलेंगे, बिल्कुल जनता के दबाव में होना चाहिए, टुकड़े गैंग के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये लोग जो चाहते हैं ये टुकड़े गैंग है। और कह तो दिया, अब संसद में इस पे चर्चा करेंगे, कह तो दिया। असली चर्चा जंतर मंतर पे होगी कि संसद पे होगी? संसद पे होगी। बिल्कुल होगी, वो सब सही है। मतलब मैं अगर एक पर्सनल, एक छोटी, इस पूरे 135 करोड़ की जनता में एक अदनी सी नागरिक हूँ, अदना सा नागरिक हूँ, लेकिन मेरी भी ये डिमांड है, क्योंकि मैंने देखा है खुद से 1 कि हफ्ते बाद उनके बोल कहने देंगे, पे हो बहुत सकता है असर आप होता कह है। रही हैं तो। और बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने घर की मुखिया हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके गलत कर रहे हैं, तो मैं उनको जाके जरूर समझाऊंगी कि बेटा वो गलत है, उनके इन्फ्लुएंस में मत आओ। और जब मुझे ये पता है कि मेरी बात मानी जाती है तो मुझे कहना चाहिए, बीइंग अ मुखिया। ये मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है उनसे। हो सकता है कि ये बात कहीं से मिल जाए, क्योंकि सर सोशल मीडिया पे बहुत रहते हैं, तो मैं जरूर उनसे गुजारिश करूंगी कि वो इस मुद्दे पर बोले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और नहीं अच्छा लग रहा है सर। बीइंग अ मदर मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है कि बच्चे इन सबके आंदोलन, इन सबके कॉन्स्पिरेसी में फंस के बच्चे पिट रहे हैं। ये चीज मुझे भी नहीं अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर बोलना चाहिए। बात आती है, कमजोरी है हमारी, देखो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, भारतीय माताओं की कमजोरी है ही। जो अपने को टुकड़े करना चाहता है, अपन सोचते हैं उसके लिए देश का प्रधान बोले।
बोलेंगे, एक हफ्ते बाद बोलेंगे, लेकिन ऐसा तो हर टुकड़े सड़क करने छाप, वालों के लिए नहीं सर, ऐसा हर मैं सड़क छाप स्टूडेंट्स के आदमी लिए बोल रही हूँ। बोलेंगे, हो सकता है जब उनको लगेगा बोलेंगे। शायद इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ प्रो गवर्नमेंट बात करते बोलते हैं। रहिए, बोलते रहिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वो मुझे अच्छे से पता है, मैं सही कर रहा हूँ, और मुझे इन सब के और ये बीच ना आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ मैं, आपको ये नहीं पता है कि आप कितने खतरे में, आपको नहीं पता है। वो जो रेणुका चौधरी जो कह रही थी कि स्टूडेंट के लिए गोली तान दी गई, बंदूक तान दी गई, वो संसद में घुसते तो उसी के वस्त्र उतारते, मैं उसकी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ, रेणुका चौधरी के लिए। मोदी जी सक्षम है, मोदी जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, समझदार प्रधानमंत्री हैं, सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्हें पता है कब क्या कहाँ करना है, कब क्या कहाँ नहीं करना है। आई होप कि कुछ अच्छा हो। सार्थक भगत करके एक बच्चा है, वो बहुत ही पॉजिटिव, जिस पेज पे हम दोनों हैं शायद उसी पेज पे है वो। उसके इंस्टाग्राम पे लगभग 3.77 लाख फॉलोअर्स हैं, और वो नीट पेपर लीक और एनटीए और ये सेम चीज वो जाके ऑन ग्राउंड वो सबको बता रहा है। मैंने उसका पेज देखा, सबको बता रहा है कि ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है, आप इसको ना करें। और वो भी एक जेनजी, जिसको हम कह रहे हैं वो भी जेनजी है। एक 17 साल का बच्चा है जो कि सीबीएसई के लिए उसने ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स के लिए गड़बड़ियां खोजी, और जाके उसने शिकायत दर्ज की और उसकी बात भी सुनी गई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने उसने प्रेजेंटेशन दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी जा रही है, बस मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि आप सही तरीके से अपनी बात रखिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट ये दिस। दोनों बच्चे सही तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, और फैक्ट्स के साथ। वो ऑन ग्राउंड है, वो सारी चीजें दिखा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं और तुरंत क्या हो जा रहा है, और सबके साथ पिस रहा है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। इस देश में सारी योजनाएं भी हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पैसे भी हैं, सरकार तक पहुंचने के तमाम मार्ग भी हैं, अपनी बात रखने के तरीके भी हैं। केवल आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो बात नहीं बनने वाली है। अगर हम बात करें कि आपको अभिजीत दीपके से कुछ कहना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभिजीत दीपके से क्या कहना है, वो तो भाई एक अराजक तत्व है, पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली है। उसे कहना है भाई तू कहीं विदेश में रहता था, वहीं पर जा, थोड़ा सा फॉलोवर वगैरह बढ़ गए हैं तो उस चक्कर में भारत में राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं करो। तुम भारत में पाकिस्तान से पैसा लेकर अराजकता फैलाने की कोशिश करोगे, यहाँ की जनता तुमको कूट देगी, और तुमको पता था कूटेगी। वो आपको पता था कि उन प्रदर्शनकारियों में ऐसे भी लोग थे जो वो अभिजीत दीपके को कूट देते, बिल्कुल, इसलिए तभी तो वो भाग गया गायब हुआ ना। और वो विजय दहिया जो बर्गर खाते जी। पकड़ाया, उसको पीटा ही गया ना आखिर, उसको पीटा भी गया, आपको पता है ना। और खुद के बंदों ने उसको हटा भी दिया। हाँ, हटा भी दिया। तो अभिजीत दीपके से यही कहना है, भाई तुम जिस देश में रह रहे हो वहाँ अपना सुखी रहो। भारत में आकर अराजकता फैलाने की कोशिश करो, कुछ होनी अनहोनी हो जाएगी, पुलिस या आर्मी के द्वारा, या भारत का ही कोई युवा, तो फिर छाती पीटते मत घूमना, तुम भी परेशान होगे, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे। सीधी बात, साफ कहना, सुखी रहना, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश के लिए मेरे को गोली भी खाना पड़े, मेरे को फांसी भी चढ़ना पड़े, मैं चढ़ूंगा। देश सबसे पहले, सीधी बात। ऐसे अराजक तत्व और टुकड़े गैंग के दबाव में हम नहीं आएंगे, ना हमारा देश का प्रधान आएगा, पीटो सालों को। हमने बात की कि सीजेपी की कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन इतनी जल्दी हो गया, मात्र 1 महीने में फॉलोअर्स इतने हो गए, सब कुछ हो गया। क्या इस फंडिंग पे कोई जांच नहीं बैठनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने स्टूडेंट को इतना बरगला दिया? सब चालू हो लाखों गई, स्टूडेंट्स हैं। सब चालू हो गई है, कई लोगों पे केस दर्ज हो चुका है, फंडिंग कहाँ से आई है उसकी भी जांच हो रही है। जैसे 2 अभी आतंकवादी परमानेंट बंद है ना, उमर खालिद और शर्जील इमाम, वैसे ही अभी कुछ लोग और अंदर जाने वाले हैं। विदेशी फंडिंग आई है, जांच होगी, सामने आ जाएगा। मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये हाँ। विदेशी फंडिंग है। जांच आई है, सामने हो जाएगा, किसके अकाउंट में आया सब पता चल जाएगा। और इसलिए तो विदेशी फंडिंग ना है बोल के मोदी जी ये सब नए नए कानून ला रहे हैं, जो यहाँ के एनजीओ विदेशों से पैसा लेकर भारत की तरक्की को रोकते हैं। मोदी जी ने अभी बहुत अच्छा भाषण दिया, मैं रिपब्लिक भारत के एक कार्यक्रम में था। ये कहते हैं यार बिजली नहीं है, गाँव में बिजली पहुंचाओ, बिजली बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए जाता हूँ तो विरोध करने लग गए पर्यावरण को लेके। कमाल है, या तो पर्यावरण ही संभालो या बिजली की बात कर लो, या तो लालटेन में रहो, पर्यावरण बचाते रहो। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। यदि पेड़ कटेंगे तो फिर आपको रास्ता बनेगा,
आप बोलोगे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो जंगल में घूमो, वो भी ऑप्शन है। और सरकार पेड़ काटती है तो पेड़ लगाते भी है। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा नहीं चलेगा। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा और सारे मानकों को पूरा करते हुए बनेगा। और जो लोग इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस, इंडियन जेल उनके लिए है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं, पर्याप्त है। आपको ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर कोई एक रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया का ठीक है, बहुत सदुपयोग भी है, तो उसका दुरुपयोग उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। हमारे नए बच्चे, हमारे जो भविष्य हैं, उन लोगों के भविष्य बहुत ज़्यादा बिगाड़े जा रहे हैं सर। तो आपको नहीं लगता कि इस पे कोई एक रेगुलेशन होना चाहिए हमारे बहुत सरकार की तरफ मजबूत से? रेगुलेशन होना चाहिए। कौन सी साइट कौन देखेगा, कौन सा पेज कौन देखेगा, कौन सा कंटेंट कौन डालेगा, किस तरह के कंटेंट डाले जाने चाहिए, किस तरह के कंटेंट पे रोक लगनी चाहिए, इस पर प्रॉपर गाइडलाइन बननी चाहिए और कठोर तरीके से इसे लागू भी किया जाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल जो शायद एक बच्चे के माँ बाप का होगा, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बीजेपी, सीजेपी, इन सबको साइड में रखते हैं, ऑपोजिशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको साइड में रखते हैं। अगर कोई बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है, वो आपके पास आता है और कहता है कि सर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ दिया, मेहनत की, लेकिन सिस्टम मेरे साथ ईमानदार नहीं रहा, ऑब्वियसली सिस्टम का फॉल्ट है, आप उस बच्चे से क्या कहेंगे? ऐसा बच्चा मेरे पास अगर आता है, नहीं ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं और मैं उन बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ। संबंधित प्रिंसिपल, टीचर, संबंधित वाइस चांसलर, संबंधित व्यक्ति, संबंधित शिक्षा अधिकारी के पास भी जाता हूँ और उस बच्चे का समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। उसका मनोबल भी बढ़ाता हूँ, उसके मनोबल बढ़ाने वाली कोटेशंस भी कहता हूँ, अच्छी बातें भी बताता हूँ और साथ ही साथ प्रैक्टिकली कैसे वो सॉल्व हो उसकी प्रॉब्लम, ये भी कोशिश करता हूँ। तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आप मेरे पास आ सकते हो, मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। जितनी हमारी अधिकारियों से बातचीत है, पहचान है, जितने हम प्रिंसिपल्स को, वाइस चांसलर को जानते, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। कोई आ जाए तो नहीं, बच्चे आते हैं मेरे पास। क्योंकि कुल मिला के जो हमने शुरू किया वहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे पेपर लीक हो जाना बिल्कुल सही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार सीबीटी लेके आई है और इतनी त्वरित इस बार उन्होंने एक्शन लिया है। जो भी पकड़े गए उनके लिए, उनके खिलाफ 1 करोड़ से ज़्यादा का वो रखा है, जुर्माना रखा है और सारी चीज़ें जो भी की हैं, इससे मैं वाक़ई खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ है वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। फिर कोई लूप होल ना निकल आए और फिर से ये सारी चीज़ें बिगड़ ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत ज़रूरी है सर। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद जब बच्चा को पता चलता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम कैंसल हो गया, तो वो बहुत ही दुःख भरा स्टेट होता है। और जब आदमी 3 बार, 4 बार, 5 बार एग्ज़ाम दे रहा है और उसके बाद में जब उसको लगता है कि नहीं इस बार तो मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, तब वो टूट जाता है। जो हमने बात की ना, हल नहीं है, बिल्कुल हल नहीं है। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें फिर से ना हो। उम्मीद है मेरी भी, क्योंकि एक आशा और एक जो कहते हैं ना कि लगता है भरोसा, वो है कि ये नहीं होगा। देखिए, दुबई में और जापान में और अन्य देशों में ये सिस्टम है, प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम है। हम वो चीज़ें यदि यहाँ लागू करते हैं, फिर क्षमा चाहूँगा, आप जितना इमोशनल होके कह रही थी ना, आप ही विरोध करने लग जाएंगे, अरे इतने नियम कायदे कानून कामन है, उधर से नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। तो हमारे देश को धीरे धीरे इन चीज़ों के लिए पहले प्रिपेयर मानसिक रूप से बिल्कुल। होना पड़ेगा कि हम जापान की तरह डिसिप्लिन्ड बन सकें, दुबई, यूएई की तरह हम डिसिप्लिन्ड बन सके। हमको अपने आप को मेंटालिटी मानसिक बदलनी रूप से पड़ेगी। उस पे जी, तैयार करना पड़ेगा। उसका 2 उपाय फिर, प्राइमरी एजुकेशन सुधारना, दंड का भय रखना, दोनों आवश्यक है। दोनों ही आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे पॉडकास्ट में, उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स सुनेंगे, जो बरगलाए जा रहे हैं, शायद उनको इस पूरे डिस्कशन से पता चले कि आपका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं इस पूरे मुद्दे में। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो हमारी आज की पूरी बातचीत का जो मुख्य उद्देश्य रहा, जो क्रक्स निकल के आया हमारी पूरी चर्चा का, वो ये रहा कि बच्चों को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है।
और बच्चों को किस तरीके से इस पूरे पॉलिटिकल एजेंडा में फंसना नहीं है, इस प्रोपेगेंडा में फंसना नहीं है। सही को सही तरीके से देखिए, गलत को गलत तरीके से देखिए। आपको बहुत लोग आएंगे जो बरगलाएंगे, गलत दिशा में ले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है, किसी के भी कहे में नहीं आना है। सतर्क रहिए, अपनी चीज़ों को सही से रखना सीखिए। हम जेनजी से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग सही को सही और गलत को गलत ठहराते हैं। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगा आज की जो हमने चर्चा की, क्या वो सही दिशा में थी या वो गलत दिशा में थी? आपके इन सारे मुद्दों पर क्या कुछ निकल के आ रहा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, आपकी कही हुई चीज़ों पर हम और पॉडकास्ट कर सकें, गहन चर्चाएं कर सकें। और बस इतना ही। देखते रहिए SRT ओरिजिनल्स।